यूसीसी पर गठित उत्तराखंड की समिति ने की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिकता कानून। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने यूसीसी के विस्तार में दी जानकारी। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार। बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का किया शुभारंभ। ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों से की मुलाकात। लोहाघाट में 15 साल की नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। सत्रह घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। छिनका के पास भूस्खलन होने की वजह से भारी मात्रा में आ गया था मलबा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्य जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट सौंपेंगे। माना जा रहा है कि सरकार इसे कैबिनेट में लाकर के लागू करने का फैसला कर लेगी। तो वहीं यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट सरकार के पास आने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगली खबर चमोली से है, जहां 17 घंटे की मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि छिनका के पास भूस्खलन होने की वजह से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया था। इसके चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो वहीं अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान प्रशासन ने यात्रियों की हर संभव मदद की, जिससे यात्री खासे संतुष्ट नजर आए और प्रशासन का आभार भी जताया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशंस के साथ मीटिंग करके कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए शहर में कई नए कैमरे स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पर्यटक स्थलों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखकर नई व्यवस्थाएं बनाने के भी निर्देश दिए। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में देवीधार महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर छलिया नर्तकों के साथ मां भगवती की भव्य झांकी निकाली गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने रिबन काटकर के महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5 दिवसीय महोत्सव रहेगा। झांकी में करीगांव, रायनगर चौड़ी और गोरखा नगर के श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव में क्षेत्र के बच्चों के लिए शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति प्रवेश करने आ रही है। आप भव्य और एक दिव्य झांकी का शुभारंभ यहाँ पर होगा। माता बहनें भव्य झांकी के साथ यहाँ पर पहुँचेंगी। पहले झांकी मुख्य मंदिर में होते हुए हनुमान मंदिर और महाकाली मंदिर पहुँचेंगी। इन 24 वर्षों में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति अपने क्षेत्र के विकास करने में लगभग हम लोग सफलता की ओर हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने 1999 से लेकर हमारे 23वें महोत्सव तक विकास में सहयोग किया, उन सभी के प्रति मैं देवदार विकास समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। महादेवी महोत्सव चल रहा है, जो कि हमारे लोहाघाट का बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है। यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति की और शैक्षिक यहाँ कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगे। हमारे बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे और 1 और 2 तारीख को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और मैं पुनः आप सभी को बधाई देती हूँ और इस माँ भगवती से कामना करते हुए सबकी मनोकामना। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने हंगामा और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। समाज के लोग भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के बयान से काफी नाराज हैं। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लोगों का कहना है कि क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। इसे समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।
एक असामाजिक तत्व ने समाज के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया वो बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और कहीं से भी आप पूरे समाज को गाली दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ये जो इस तरह की हरकत है, आप समाज में जाकर कभी किसी को गाली दोगे, कभी किसी को बुरा भला कहोगे, ये तो आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज में विघटनकारी शक्ति हो रही है, जो आप समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक संगठन बना हुआ है भीम आर्मी, और लगातार वो यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उनके द्वारा। कभी कहीं पर कुछ बोला जाता है, कभी ऐसे ही कल एक क्षत्रिय समाज के बारे में भी बोला गया, तो जिसको लेकर सभी जनमानस में रोष है और आप देख भी रहे होंगे। उसी के खिलाफ आज तहरीर देने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी बात चल रही है। गलती एक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन सब समाज को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जिस तरह कल बोला गया, वो पहले अपना इतिहास बताएं। मैंने पहले भी कहा है कि 565 रियासतों में से 465 रियासतें जो थी क्षत्रिय समाज की थी, वे अपना इतिहास बता दें। या तो वो स्कूल नहीं गए, आरक्षण से पास हुए हैं। यहाँ पर अभी एक समाज के लोग आए थे, इनकी एक शिकायत पत्र था जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाए कि इनके समाज के खिलाफ कुछ अभद्र और अनुचित टिप्पणियाँ की गई हैं। तो हमारी ये संज्ञान में भी आया, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से की जाए। देहरादून में भोजन माताओं ने सैकड़ों की संख्या में अपनी कई मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी। लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया। इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर के संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं पिछले कई वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ साथ उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने और शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की भी मांग उठाई है। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अमर जवान ज्योति की स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख पवित्र नदियों के जल का इस्तेमाल होगा। गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी और सरयू नदी का जल मंगवाया जा रहा है। जल लेने के लिए 1 जुलाई को वाहन रवाना होंगे। कई जिलों से विधायक इन जल कलशों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा। जितनी हमारी पवित्र नदियां हैं, उन नदियों का जल कलश में लेकर आएगा, 2 तारीख को यहाँ पहुंचेगा और उन पवित्र नदियों का गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, भगीरथी, शारदा, सरयू, कोसी, सभी नदियों का जल, काली नदी, लगभग 16 नदियों का जल भी यहाँ पर आ रहा है। 2 तारीख को पहुँच जाएगा और उसको उस पवित्र अमर जवान ज्योति के नीचे उस जल को डाला जाएगा। इस भावना के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी से लगे हुए गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसे देखते हुए सभी बाढ़ नियंत्रण चौकियां, बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियां अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन गंगा और उसकी उपसहायक नदियों में जलस्तर पर नजर बनाए रखे हुए है। हरिद्वार में थोड़ी सी पिकुलर एक समस्या क्या है कि लो लाइंग क्षेत्र है और जलभराव की समस्या ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे दशा में लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब जल स्तर बढ़ जाए तो उसके लिए हम लोग अपनी एक दीर्घकालिक योजना हम बना रहे हैं। शहर में जहाँ जहाँ पे जलभराव की स्थिति हुई थी उसकी रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं और कनखल की तरफ जो जलभराव हुआ था, रुड़की की तरफ जो जलभराव हो रहा है, उसका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करें। देखो, आपदा प्रबंधन की टीम इसमें लगातार लगी है और पूरे जनपद में हमने लगभग 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया है
कि आपदा के समय में कैसे उनको काम करना है। प्रदेश में राज्य के गठन के बाद पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जो कि जुलाई के महीने में होगा। इसमें कई प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुटेंगे। इस शिविर में मुख्य रूप से स्वास्थ्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। तो वहीं इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान मेडिकल कॉलेज को मेडिकल इमरजेंसी के अलावा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में जिम्मेदारी दी गई है। के समस्त स्वास्थ्य मंत्रियों की जो यहाँ पर बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है 14, 15, 16 जुलाई को। इसमें दून मेडिकल कॉलेज को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन 3 दिनों में चिंतन शिविर के दौरान समस्त मेडिकल इमरजेंसी और जितनी भी जो है स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पर जो स्थल है, कॉन्फ्रेंस का जो स्थल होगा और यहाँ पर दून चिकित्सालय में इमरजेंसी की समस्त जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं। भारत सरकार के उच्च अधिकारी और माननीय स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जो है यहाँ पर लाइजनिंग ऑफिसर बनाए गए हैं। उनको आज मेरे द्वारा यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पशुओं में फैली लंपी बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। बागेश्वर जनपद में लंपी वायरस से जूझ रहे पशुओं तक पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने से गांव में दुधारू पशुओं की लगातार हानि हो रही है। आक्रोशित पशुपालकों ने स्थानीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय नेता बालकृष्ण का कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष को पशुपालकों का दुख नहीं दिखाई देता। अगर प्रदेश सरकार जल्द ही पशुपालकों की सुध नहीं लेती है तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में बहुत ज़्यादा आज जो पशुओं पर जो बीमारी आई, लंपी नाम की जो बीमारी आई है, वो उससे किसान हो गए हैं और जो पशुपालक हैं इतना परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लोगों की दुधारू गायें मर चुकी हैं, लोगों की जो खेत जोतने वाले बैल हैं वो मर चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी के कारण ये लोग गांव-गांव जा नहीं पा रहे हैं। और जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशुपालक हैं उनको ये भी पता नहीं है कि कितनी गाय मर गई हैं और कितनी बीमार हैं। लोहाघाट से सटे एक गांव की 15 साल की नाबालिग छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आनंद फानन में परिजन छात्रा को उप जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल आने से पहले ही छात्रा की मौत हो चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही छात्रा की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। तो वहीं सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें लाइगेचर मार्क आ रहा है। अब लाइगेचर मार्क 2 केसेस में आ सकता है कि एक तो खुद हैंग किया हो या किसी ने स्ट्रैंगलेट किया हो, तो ये कुछ नहीं पता है। पीएम का वेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से पीआई भेज दी है। अब पहले पंचनामा वगैरह जो भी होगा। बाकी जब पेशेंट हमारे पास आया था तो क्लिनिकली ब्रॉड डेड है, मतलब जिस तभी आया था ना पल्स आ रही ना, उसके आईज और पिपिल से फिक्स्ड थे पूरे। तो अभी वेट कर रहे हैं, अगर ये पंचनामा और पीएम करवाते हैं तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में किस वजह से है, कि ये हैंगिंग का केस है या किस चीज़ का केस है। बाकी घर से हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा मिली नहीं है। बस ये होता है कि सुबह जितने भी, एक तो मदर है वो तो खैर परेशान है, बाकी जो पड़ोसी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बस हमारे सामने ऐसे ही लेके आए थे घर के बाहर। तो पूरी हिस्ट्री भी हमारे पास भी नहीं है कि ये कैसे मिली है, किस अवस्था में मिली है घर वालों को ना। पौड़ी गढ़वाल में स्थित पर्यटन नगरी लैंसडाउन पर्यटकों को काफी भा रहा है। इसके चलते जहां एक और वीकेंड में हजारों पर्यटक लैंसडाउन पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लैंसडाउन में पार्किंग शुल्क में अवैध वसूली को लेकर के होटल कारोबारी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि पार्किंग टेंडर में जितना शुल्क तय हुआ था उससे ज्यादा शुल्क पर्यटकों से लिया जा रहा है। साथ ही पार्किंग शुल्क लेने के बाद पर्यटकों को गाड़ी पार्क करने की जगह तक नहीं बताई जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम लैंसडाउन ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम बना दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मामला है, छावनी परिषद द्वारा एक ठेकेदारी पे पार्किंग व्यवस्था दी गई है, आवंटित की हुई है, जिसपे कि ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली का मतलब ये है कि बैरियर लगा के टूरिस्ट से, पर्यटक से पैसा वसूल किया जा रहा है बिना
गाड़ी को पार्क कराए। आपको पार्किंग गाड़ी पार्क करा के और उससे पैसा वसूल कराना चाहिए। यही एक नियम है कि इससे यहाँ का जो व्यवसाय है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और लैशडाउन का जो प्लेट आ रहा है गलत मैसेज लेके यहाँ से जा रहा है, उससे हमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी यहाँ पार्किंग है उसका टेंडर जो है, जो कैंट है उनके द्वारा जो है इसमें किया गया है, लेकिन जो कुछ ज्ञापन के माध्यम से मुझे ये अवगत कराया गया कि ये इसमें शुल्क ज़्यादा ले रहे हैं, अथवा जो है जहाँ पार्किंग इनकी नहीं बनी है वहाँ भी जो है शुल्क इसमें वसूला जा रहा है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जो है कमेटी, तहसीलदार और एसओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और ये दोनों इस चीज़ को जो है मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जा रही है और मुझे तत्काल इसमें रिपोर्ट जो है प्राप्त होगी तो इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पार्क में अचानक से एक हाथी आ गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शिवालिक पर्वतमालाओं से सटे राजाजी नेशनल पार्क से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर आते रहते हैं। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर आना जारी है। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में जल्द ही औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध रवाई क्षेत्र के लाल धान की फसल लहलहाएगी। कृषि विभाग ने गंगा घाटी के लगभग 200 हेक्टेयर में लाल धान उगाने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी ने उत्तरों गांव में ग्रामीणों के साथ लाल धान की रोपाई कर इस अभियान की शुरुआत की। इससे किसानों की आजीविका में काफी सुधार होगा। लाल धान में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। लाल धान की रोपाई के दौरान जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर के ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। पारंपरिक रूप से यमुना घाटी में और पुरोला में होता है, उसी को गंगा घाटी में भी लगाया जाए, इसका प्रयास आज यहाँ किया गया है और विभिन्न जो गंगा घाटी के ब्लॉक्स हैं उसमें इस तरह का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लाल धान जो अधिक पौष्टिक है और जो यहाँ की जलवायु को भी के अनुकूल होगा, उसको यहाँ बढ़ावा मिले, ऐसा प्रयास कृषि विभाग उत्तरकाशी कर रहा है। तो उसी सिलसिले में हम सब यहाँ उत्तरो ग्राम में आए हैं। लाल धान क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इसकी बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है किसान को और पैदावार कैसी रहेगी यही देखने के लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि अगर ये सफल होता है तो गंगा घाटी के लिए यह एक निश्चित ही बहुत अच्छा कृषकों के लिए फसल बन सकती है। बनबसा में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उप खनिज से भरे हुए एक ट्रक को जब्त किया है। इसी के साथ ट्रक चालक और 2 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए खटीमा तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष कुमार पंत ने मीडिया को बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वन कर्मियों एवं प्रभागी सुरक्षा बल द्वारा एक ट्रक को जो अवैध रूप से उपखनिज का अभिवन करता पाया गया को सीज करने की कार्रवाई की गई। संबंधित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया है और सभी वन कर्मियों को अवैध खनन के प्रति सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किए गए। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई इसी प्रकार लगातार जारी रहेगी। आदि कैलाश की यात्रा अब आसान होने वाली है। आपको बता दें कि अभी तक यात्रियों को आदि कैलाश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से वीजा बनाकर नेपाल के रास्ते चीन पहुंच करके आदि कैलाश की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पुरानी लिपुलेख दर्रे से ही आदि कैलाश के लिए दर्शन हो पाएंगे। धारचूला से पर्यटन विभाग की टीम लिपुलेख की चोटी पर पहुंची तो आदि कैलाश पर्वत के मनमोहक दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि पैदल मार्ग ठीक होने के बाद यात्रियों को यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एसडीएम दिवेश शासनी ने बताया कि रिपोर्ट तैयार करके पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी, जिससे धारचूला के पुरानी लिपुलेख की चोटी से ही आदि कैलाश पर्वत के दर्शन हो पाएंगे और इससे धारचूला में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेक्रेटरी टूरिज्म सर के ऑर्डर्स के हम अभी अनुपालन करने में हमारी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें KMVN MD थे, टूरिज्म ऑफिसर थे
और राजस्व विभाग की टीम भी थी। तो हमारी जॉइंट टीम अभी गुंजी, आदि कैलाश और ओम पर्वत के एरियाज़ जो हैं जहाँ हमें टूरिज़्म प्रमोट करना है, उन सभी एरियाज़ पे विजिट कर चुकी है। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहाँ से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पर वहाँ पर विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का सरकार को आदेश दे दिया है। इसके बाद विपक्ष भी लोकायुक्त को लेकर के सरकार की घेराबंदी कर रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा चुका है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हमें लगता है कि हरीश रावत सरकार का सपना पूरा होगा और इस राज्य को लोकायुक्त मिल पाएगा, क्योंकि राज्य आज अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 40% कमीशन के बिना किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आज इस प्रदेश में है। अगर लोकायुक्त यहाँ पर होता तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उत्साहित है और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के निर्देश का जल्दी से पालन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चल रही गोलजीऊ महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। सीएम धामी ने यह घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अगले साल से राजकीय मेले के रूप में गोलजीऊ महोत्सव को धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए कार्य हो रहा है। धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थल और बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों को ला करके एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के चलते रास्ते में कई यात्री फंस गए, जिनमें से 30 तीर्थयात्री इंदौर के महू के रहने वाले थे, जिन्हें सुबह 4 बजे सकुशल रेस्क्यू करके हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। इसके सकुशल होने की सूचना से परिजनों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि यात्री बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए जा रहे थे, तभी इसी बीच चमोली के पास यह हादसा हो गया। लैंडस्लाइड का रोड साफ किया उत्तराखंड सरकार ने। अब हम कुशलतापूर्वक हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। सभी यात्री ठीक ठाक थे। हमारे परिवार के लोग भी गए थे, वो पता चला कि पहाड़ बेस गया है, रास्ता जाम बंद हो गया है, तो हमको बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत हुई, डर लग रहा था, महसूस कर रहे थे। तो अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से पहाड़ साफ हुआ, रास्ता साफ हो गया, वो निकल आया है। और अभी जरा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब थोड़ी खुशी हो रही है कि अच्छा अब हो गया ये। और तो घबराहट हो रही थी, रात भर परेशान हो रहे थे हम। ऐसा वो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो आप निकल आए वहाँ से। वो महसूस का भाई वैसे महसूस होगा जो सबको होता है कि कैसे क्या निकलेंगे, क्या होगा। 11 घंटे फंसे रही है, उनको खाना आने की बहुत तकलीफ आई है। बात अभी सुबह ही हुई है, अभी निकले सुबह 4 बजे निकल गए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।